Hey guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम हेलेडी रेस्निक वॉल्कर. रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड विद द 10th एडिशन नाउ, 10th एडिशन ऑफ दिस बुक. और मैंने पिछले सेशन में कहा भी था कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर प्रॉब्लम्स जो हैं वो दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं. एक को क्वेश्चंस कहा जाता है, दूसरे को प्रॉब्लम्स कहा जाता है. क्वेश्चंस वाला सेक्शन जो है उसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं. ओके, कंसेप्ट स्ट्रांग बनाने के लिए. अनफॉर्चुनेटली इंडियन एडिशन में वो रिमूव किया गया है, बट इंटरनेशनल एडिशन में वो है. ओके, इंटरनेशनल एडिशन में वो है और हम इन सेशंस में इंटरनेशनल एडिशन ही फॉलो कर रहे हैं. सो अगर आपके पास इंटरनेशनल एडिशन नहीं है, आप नेट पे पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे. यू विल बी एबल टू फाइंड ए फ्री कॉपी समवेयर. ओके, प्रेफरेबली यूट्यूब पे किसी न किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा. तो ये वाला सेक्शन इंडियन एडिशन में नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल एडिशन में है. क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर लेंगे, आप पीडीएफ से फिर क्वेश्चंस देख भी पाएंगे. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम विद प्रॉब्लम नंबर 5 इन दिस सेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चंस वाला सेक्शन. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. Figure shows two charged particles fixed in place on an x-axis, part A, where on the axis other than at infinite distance is there a point at which their net electric field is zero between the charges to their left or to their right. फिर part B, is there a point of zero net electric field anywhere off the axis other than at infinite distance. तो हमारे पास दो चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है, +q और -3q. ये दो चार्जेस हैं, एक्स एक्सीज पे है. पहले पार्ट में हमें कहना है कि एक्स एक्सीज पे क्या कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर नेट फील्ड जीरो होगा. इसका और इसका नेट फील्ड जीरो होना चाहिए. इन्फिनिटी पे नहीं. ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे फील्ड इज ऑलवेज जीरो. इसका अलग से जीरो होगा, इसका अलग से जीरो होगा, तो नेट फील्ड भी जीरो होगा. लेकिन हम यहां पर नेट फील्ड की बात कर रहे हैं एट फाइनाइट डिस्टेंसेस, इनफिनाइट का नहीं. तो एक्स एक्सिस जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. वन इज राइट साइड ऑफ द टू पार्टिकल्स, द अदर इज लेफ्ट साइड ऑफ द टू पार्टिकल्स. ये है इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. ओके, ये है इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स. फाइन. So left side of the two particles, right side of the two particles, left side of the two particles, in between the two particles. मैं पहले in between the two particles वाला डील कर लूंगा. यहां पर देखते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट पॉसिबल है जहां पर नेट फील्ड जीरो होगा. ओके, इज इट पॉसिबल और नॉट? तो I'll कंसिडर से पॉइंट यहां पर लेते हैं. यहां पर पॉइंट एक कंसिडर कर लेते हैं. रैंडमली कोई भी पॉइंट आप चूज कर सकते हैं. पार्टिकल 1 में इसे कहूंगा, पार्टिकल 2 इसे कहते हैं. 1 का फील्ड जो होगा पॉजिटिवली चार्जड है. ओके, पॉजिटिवली चार्जड है. पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड, रेडिली आउटवर्ड. तो इससे आउटवर्ड होगा वो ये बन जाएगा E1. नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, रेडिली इनवर्ड. तो उसका फील्ड जो होगा वो ऐसे बन जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वो E2. अब दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है. दो वेक्टर्स का नेट जीरो होने के लिए, रिजल्टेंट जीरो होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि उनकी डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए और उनके मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए. अब यहां पर कैंसल आउट होने के लिए यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दे विल एड अप. ओके, दे विल एड अप. वो नेट फील्ड तो है, जीरो नहीं बन सकता, ये कैंसल आउट नहीं हो सकते हैं. तो ऐसे हर किसी पॉइंट पे होगा इन बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स. यहां पर पॉइंट ले लें, वहां भी यही होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, राइट वर्ड. यहां पर ले लें, यहां पर ले लें, यहां पर ले लें. इन बिटवीन द टू पार्टिकल्स वाला सेक्शन गया, वहां पर नेट फील्ड जीरो होने का कोई चांस नहीं है. ओके, अब राइट साइड वाला देखते हैं. राइट साइड वाला देखने के लिए पहले याद जरा करें, नेट फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. रिमेंबर, गामा इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. कभी के लिखा जाता है, आई प्रेफर गामा.
तो फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फाइन। सो दो इफेक्ट्स आपने देखने हैं, चार्ज वाला इफेक्ट देखना है और डिस्टेंस वाला इफेक्ट देखना है। चार्ज वाला इफेक्ट क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, चार्ज ज्यादा होगी फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज कम होगी फील्ड कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी फील्ड कम होगा, डिस्टेंस कम होगी फील्ड ज्यादा होगा। तो चार्ज वाला इफेक्ट क्या होगा? जो चार्ज नजदीक होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज वाला इफेक्ट खाली। डिस्टेंस वाला इफेक्ट क्या हो? जो चार्ज ज्यादा होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा। डिस्टेंस वाला इफेक्ट क्या होगा? जहां से डिस्टेंस कम होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा। ओके, नाउ लेट्स यूज दैट हियर। ये राइट साइड वाला रीजन हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं, कोई पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है राइट साइड में। 1 का फील्ड, रिमेंबर पॉजिटिवली चार्जड है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज वो फील्ड होगा ऐसे E1। 2 का फील्ड नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो उसका फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा E2। अब डायरेक्शंस तो अपोजिट है, ये तो पहली कंडीशन है कि डायरेक्शंस अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन फिर मैग्नीट्यूड्स भी सेम होने चाहिए। तो वो जरा देखते हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होने का कोई चांस है या नहीं। ओके, चांस की हम बात कर रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड सेम होने का कोई चांस है या नहीं। पहले जरा ये इफेक्ट देख लेते हैं, चार्ज वाला इफेक्ट। चार्ज वाला इफेक्ट क्या है इस पॉइंट के लिए, राइट साइड वाले पॉइंट के लिए? किसकी चार्ज ज्यादा है उसी का फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज वाला इफेक्ट कंसिडर करके। चार्ज 1 की ज्यादा है कि 2 की ज्यादा है? 1 की चार्ज क्यों है, 2 की चार्ज 3 क्यों है मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो ऑब्वियसली 2 की चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज वाला इफेक्ट होगा कि 2 का फील्ड ज्यादा बन जाएगा। सिर्फ चार्ज वाला, हम टोटल की अभी दोनों इफेक्ट्स हमने कंसिडर नहीं किए, हम सिर्फ चार्ज वाला इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो चार्ज 2 की ज्यादा है तो चार्ज वाला इफेक्ट 2 को ज्यादा बना देगा, E2 को ज्यादा बना देगा। सो राइट साइड में जो पॉइंट है वहां पर चार्ज वाला इफेक्ट जो है वो ये होगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1। सिर्फ चार्ज वाला इफेक्ट, डिस्टेंस तो अलग से, फिर कॉम्बिनेशन अलग से। अच्छा, डिस्टेंस वाला इफेक्ट क्या है? रिमेंबर डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, तो डिस्टेंस जहां कम होगी वहां फील्ड ज्यादा होगा। डिस्टेंस कहां कम है? 1 से तो डिस्टेंस इतनी है, 2 से डिस्टेंस इतनी है, तो 2 की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट 2 के फील्ड को ज्यादा बना देगा। तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट राइट साइड में 2 के फील्ड को ज्यादा बना रहा है। अब नोट कर लें दोनों इफेक्ट्स जो है वो 2 के फील्ड को ज्यादा बना रहा है। E1 E2, चार्ज वाला इफेक्ट E2 को ज्यादा बना रहा है, फील्ड डिस्टेंस वाला इफेक्ट भी E2 को ही ज्यादा बना रहा है, तो बराबर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इस साइड में आप कोई भी पॉइंट ले लें एट फाइनाइट डिस्टेंस, E2 ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू E1। अब अगर E2 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू E1 तो नेट फील्ड 0 नहीं हो सकता है। तो ये वाला साइड भी चला गया, इन बिटवीन वाला पोर्शन ये भी चला गया, राइट साइड वाला पोर्शन जो है एक्स एक्सिस का है वो भी चला गया। फील्ड जो है इन दोनों रीजन्स में 0 नहीं हो सकता है। अब लेफ्ट साइड से जरा कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहां पर 1 का फील्ड पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, अवे फ्रॉम 1, ओके, अवे फ्रॉम 1, E1। 2 का फील्ड नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स 2, E2। फिर से डायरेक्शंस अपोजिट आ रही है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो अब मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए कैंसिलेशन के लिए। तो फिर से हम देखेंगे चार्ज वाला इफेक्ट कंसिडर करके, डिस्टेंस वाला इफेक्ट कंसिडर करके, ये देखेंगे कि इन दो का मैग्नीट्यूड सेम होने का कोई चांस है या नहीं। ओके, कोई चांस है या नहीं। फिर से पहले
चार्ज वाला इफेक्ट देख लेते हैं लेफ्ट साइड में। अब हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। जिसकी चार्ज ज्यादा होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा, चार्ज वाला इफेक्ट। ओके, चार्ज, खाली चार्ज को कंसिडर करके, चार्ज तो 2 की ज्यादा है, तो चार्ज वाला इफेक्ट होगा कि E2 इज ग्रेटर देन E1। चार्ज, सिर्फ चार्ज को कंसिडर करके, तो 2 को ज्यादा बना रहा है चार्ज वाला इफेक्ट। डिस्टेंस वाला इफेक्ट देखते हैं क्या कर लेगा। रिमेंबर, डिस्टेंस जहां कम होगी उसका फील्ड ज्यादा होगा। डिस्टेंस 1 से अब कम है, 1 से डिस्टेंस ये है, 2 से डिस्टेंस ये है, तो 2 की डिस्टेंस ज्यादा है, 1 की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस 1 की कम है, तो डिस्टेंस वाला इफेक्ट जो है वो 1 के फील्ड को ज्यादा बना देगा। अब नोट कर लें, एक इफेक्ट E2 को ज्यादा बना रहा है, दूसरा इफेक्ट E1 को ज्यादा बना रहा है। चार्ज वाला इफेक्ट E2 को ज्यादा बना रहा है, डिस्टेंस वाला इफेक्ट E1 को ज्यादा बना रहा है, तो बराबर होने का चांस बनता है, चांस बनता है। ओके, चांस बनता है। तो यहां लेफ्ट साइड में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम बन जाएगा। यहां पर हम सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, हमें कोई डिराइव नहीं करना है। आगे जब हम प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन लेंगे तो वहां पर शायद प्रॉब्लम्स आएंगी जहां आपको डिराइव भी करना पड़ेगा, तो वहां पर हम एग्जैक्टली देखेंगे कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पर फील्ड 0 होगा। ओके, कौन सा पॉइंट होगा, तो यहां फील्ड 0 होने का चांस बनता है। तो ऑन एक्स एक्सिस फील्ड 0 होने का चांस कहां पर है, कहां पॉसिबिलिटी है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 2 पार्टिकल्स। ओके, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 2 पार्टिकल्स। रिमेंबर, एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरी चार्ज नेगेटिव है, तो फील्ड इज 0 ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, इट इज ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। दो चार्जेस जो है वो अपोजिट साइन की है, अगर दो चार्जेस सेम साइन की होती तब सिचुएशन बदल जाती है, तब फील्ड 0 होने का चांस होगा इन बिटवीन द 2 चार्जेस। ओके, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कंसिडर कर लें ये चार्ज Q पॉजिटिव और ये चार्ज 3Q, लेकिन ये भी पॉजिटिव। फिर यही एनालिसिस करके आप देखेंगे कि फील्ड जो होगा वो 0 होने का चांस है इन बिटवीन द 2 एंड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज। सो इफ वी हैव अनलाइक चार्जेस, फील्ड 0 होने का चांस कहां पर है, ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। और अगर यू हैव लाइक चार्जेस, देन फील्ड 0 होने का चांस कहां पर है, इन बिटवीन द 2 चार्जेस एंड क्लोजर टू द स्मॉलर वन। वहां पर ऑन द साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, लाइक चार्जेस के केस में इन बिटवीन द 2 एंड क्लोजर टू द स्मॉलर वन। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये तो अब हमने देख लिया कि लेफ्ट साइड में फील्ड 0 होने का चांस है। ओके, फिर जाके नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपसे कह रहा है कि ऑफ द एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट या एक्स एक्सिस के नीचे कोई पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जहां पर फील्ड 0 होगा। नेट फील्ड 0 होने का कोई चांस है, ऑब्वियसली इंफिनिटी पे नहीं, क्योंकि इंफिनिटी पे इसका अलग से 0 होगा, इसका अलग से 0 होगा, ऑब्वियसली टोटल भी 0 होगा। हमें इन्फिनाइट का नहीं देखना है, फाइनाइट डिस्टेंस का देखना है। ये पॉइंट मैं रैंडमली चूज कर रहा हूं, से सम पॉइंट P। 1 का फील्ड रैंडमली मैंने चूज किया कोई पॉइंट ऑन द लोअर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, आप अपर साइड से भी कंसिडर कर सकते हैं, सेम चीज वहां पर भी होगी। 1 का फील्ड जो होगा पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी अवे फ्रॉम 1, E1 लाइक दिस। नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड होगा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, E2 लाइक दिस। नोट कर लें ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, ओके, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। दो फील्ड्स तब 0 नेट उनका बन जाएगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, नंबर 1, और नंबर 2 फिर जब मैग्नीट्यूड्स भी सेम होंगे, लेकिन यहां पर अपोजिट डायरेक्शन ही नहीं है तो 0 बनने का कोई चांस नहीं है। सो बिलो द एक्स एक्सिस या अबो द एक्स एक्सिस आप कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लें फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो दो फील्ड्स आप देख लेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, यानी कि उनका नेट फील्ड 0 होने का कोई चांस नहीं है, वो कैंसल आउट ही नहीं होंगे। ओके, सो ऑफ एक्सिस कोई ऐसा पॉइंट फाइनाइट डिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं है, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में ऑब्वियसली है। इज दैट फाइन? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहां पढ़ लूंगा। ओके। In figure, two identical circular non-conducting rings are centered on the same line. For three situations, the uniform charges on rings A and B are respectively number 1, Q0 and Q0. So पहली सिचुएशन है चार्जेस जो है एक के पास भी Q0 है, दूसरे के पास भी Q0 है। दूसरी सिचुएशन आपको दी जा रही है जिसमें चार्जेस जो हैं दो रिंग्स पे वो -Q0 एंड -Q0, सो -Q0 एंड -Q0। और तीसरी सिचुएशन आपके पास है जहां पर चार्जेस जो हैं वो -Q0 एंड Q0, -Q0 एंड Q0। Rank the situations according to the magnitude of net electric field at part A, point P1, midway between the rings, part B, P2 at the center of ring B, and part C, point P3 to the right of ring B, greatest first. पहले जरा रिंग के बारे में देखते हैं। रिंग के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए पहले से ही, आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा। अगर आपके पास कोई रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, उसका सेंटर यहां पर, रेडियस R, दिस इज एक्सिस ऑफ द रिंग। एक्सिस ऑफ द रिंग का मतलब है लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो सेंटर के थ्रू और परपेंडिकुलर, सो सर्कल जो है वो ऐसे हैं, रिंग जो है वो ऐसे हैं, दिस वे, ये लाइन जा रही है इसके सेंटर के थ्रू और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब इस पे अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, यहां पर पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, तब जाके इस पॉइंट P पे फील्ड जो होता है, फील्ड इज गिवन बाय field at point P is given by E is equal to gamma QX divided by R square plus X square power 3 by 2. Okay, gamma QX divided by R square plus X square power 3 by 2. Again, gamma is the electrostatic constant 1 by 4 pi epsilon 0. अब इस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर पॉजिटिवली चार्जड है तब फील्ड इज अवे फ्रॉम द सेंटर, अगर नेगेटिवली चार्जड है तब टुवर्ड्स द सेंटर। सो पॉजिटिव वाले के लिए ये डायरेक्शन रहेगी और नेगेटिवली चार्जड रिंग अगर है तब ये डायरेक्शन रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर। तो वो हमें यहां पर यूज करना है, कभी पॉजिटिव चार्ज है कभी नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां पर इस रिजल्ट में दो चीजें नोट कर लें। पहली बात कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हर किसी जगह चार्ज का वैल्यू सेम है, Q0 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 Q0, हर जगह चार्ज का वैल्यू जो है वो सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है लेकिन वैल्यू जो चार्ज का है वो सेम है। तो Q जो है वो कांस्टेंट बन जाएगा इस सिचुएशन के लिए। गामा तो पहले से ही कांस्टेंट है, दोनों का रेडियस सेम है, दे आर आइडेंटिकल रिंग्स, तो दोनों का रेडियस भी सेम है। देन फील्ड जो है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन x, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड कर लेगा। ओके, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना फील्ड जो है वो प्रोबेबली कम होगा। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बातें, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लेंगे, सो कुछ डिटेल्स यहां पर हैं, फील्ड वर्सेस x, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। सेंटर पे फील्ड 0 के बराबर, E सेंटर इज इक्वल टू 0, सेंटर पे फील्ड 0 के बराबर। यहां पर फील्ड मैक्सिमम, दिस इज E मैक्स, और ये एक मैक्सिमम कहां पर होता है? ये होता है R डिवाइडेड बाय √2 पे, ये मैक्सिमम। ओके, सो 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स R, ओके, 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स R। सो R डिवाइड बाय √2 पे मैक्सिमम फील्ड होता है।
सेंटर पे जीरो फील्ड होता है, तो दिस थिंग इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज देयर। सेंटर वाला फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर फील्ड जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। मैक्सिमम के बाद जितना आप दूर जाएंगे फ्रॉम द रिंग, उतना ही फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां तक r/√2 तक, वैसे ये हमारे लिए यूज नहीं होगा क्योंकि हमारे लिए ये केस नहीं बन जाएगा। अप टू r/√2 फील्ड इंक्रीज होता है, लेकिन r/√2 के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो फील्ड जो है वो डिक्रीज होता है कंटिन्यू। सो इस साइड से जो हमें यूज करना है, इस साइड से जितना आप दूर जाएंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा कंसीडर कर लेंगे, उतना फील्ड जो है वो कम होता रहेगा। ओके, सेंटर वाला जीरो, एक तो ये हमें यूज करना है, दूसरा ये साइड में जितना फील्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना फील्ड जो होगा वो कम होगा। और डिस्टेंस अगर दोनों रिंग्स की सेम हुई तो फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों रिंग्स के लिए सेम। रिमेंबर, पॉजिटिवली चार्ज्ड के लिए अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिवली चार्ज्ड रिंग के लिए टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, सो ये चीजें तो आ गई। नाउ आई विल इरेज दिस स्टफ हियर। आ गया। फाइन, अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं, हमें क्या दिया गया है। वी आर गिवन टू आइडेंटिकल रिंग्स, कॉमन एक्सिस। ओके, दोनों की चार्ज जो है वो दी गई है 3 सिचुएशंस में, और फिर जाके पॉइंट P1 जो है वो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, पॉइंट P2 जो है वो इस रिंग के सेंटर पे है, और पॉइंट P3 जो है वो इस रिंग के राइट साइड में है। अब जाके हमें बताना है पहले पॉइंट P1 को कंसिडर करके इन 3 सिचुएशंस में फील्ड कहां, किस सिचुएशन का सबसे ज्यादा होगा, फिर कम किसका होगा, फिर सबसे कम किसका होगा। सो P1 हम कंसिडर कर लेंगे पहले। P1 चार्ज रिंग 1 की, लेट्स कॉल दिस रिंग A एंड दिस वन रिंग B। सो वी हैव रिंग A एंड रिंग B। हाँ, वैसे वो भी कह रहा है कैपिटल A और कैपिटल B है, सो इट इज ऑलरेडी देयर, A और B। ए रिंग का फील्ड जो होगा पॉजिटिवली चार्जड है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो उसका फील्ड यहां होगा EA। रिंग बी जो है वो भी पॉजिटिवली चार्जड है, तो उसका फील्ड होगा अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सो यहां से दूर वो लेफ्टवर्ड बन जाएगा EB। चार्ज तो दोनों की सेम है, तो रिमेंबर हमने कहा था कि फील्ड विल ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, और पॉइंट P1 आपको कहा गया है, क्वेश्चन वहीं से कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है दो रिंग्स का, तो दैट मींस यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये तो सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम है, फील्ड मैग्नीट्यूड सेम होंगे। सो P1 के लिए पहली सिचुएशन जो है वहां पर EA इज इक्वल टू EB, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। इट विल ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। वी नो फील्ड इज इक्वल टू गामा QX डिवाइडेड बाय R² प्लस X² पावर 3/2। तो Q तो सेम है, गामा तो पहले से ही सेम है, कैपिटल R रेडियस भी सेम है, तो सिर्फ X पे डिपेंड कर रहा है। अब डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहां से यहां तक है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मिड पॉइंट है, तो दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दे विल कैंसल आउट। नेट फील्ड एट P1 विल बी 0 फॉर सिचुएशन 1। ओके, फॉर सिचुएशन 1, तो सिचुएशन 1 में नेट फील्ड जो है वो 0 के बराबर है, नेट फील्ड इज इक्वल टू 0। अब सिचुएशन 2 का देख लेते हैं। ये अब यहां पर क्या होगा, ओके, अब दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज का हमने देख लिया, नेगेटिवली चार्ज रिंग का फील्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो रिंग ए का फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सो दिस वन इज EA टुवर्ड्स द सेंटर, और रिंग बी की चार्ज जो है वो भी नेगेटिव है,
तो उसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, उसके सेंटर की तरफ, तो वो होगा EB। तो EA और EB अगेन सेम होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द सेंटर दोनों के लिए, चार्ज तो पहले से ही सेम है और डायरेक्शंस अपोजिट हैं, दे विल अगेन कैंसिल आउट। तो नेट फील्ड जो है वो इस नेट फील्ड जो है वो इस सिचुएशन के लिए भी 0 है। सिचुएशन 3 को देख लेते हैं। सिचुएशन 3 क्या है, एक नेगेटिवली चार्जड है, दूसरा पॉजिटिवली चार्जड है। ओके, नेगेटिवली चार्जड और दूसरा पॉजिटिवली चार्जड। चलिए, नेगेटिवली A इज नेगेटिवली चार्जड, तो उसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, तो दिस वन इज EA। B जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है, तो उसका फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो EB। दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, तो दे विल एड अप। ओके, तो नेट फील्ड 0 अब नहीं होगा, अब कुछ ना कुछ फील्ड होगा, इन दो का एडिशन होगा, तो नेट फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो है। तो P1 के लिए इन द थ्री गिवन सिचुएशंस कहां पर फील्ड सबसे ज्यादा है, जहां पर नॉन जीरो है, इन दोनों में तो 0 है। तो रैंकिंग क्या होगी, 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद 1 इक्वल टू 2 और बोथ ऑफ देम इक्वल टू 0। ये P1 के लिए। सिचुएशन 3 का फील्ड सबसे ज्यादा होगा एट P1, उसके बाद 2 और 1 दोनों के फील्ड 0 होंगे एट P1। ओके, P1 की बात। अब जाके नेक्स्ट पार्ट में हमें P2 की बात करनी है। ओके, P2 की बात करनी है। सो मैं इसको अब इरेज कर लेता हूं। रिमेंबर 3 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 0 P1 के लिए। सो P2 की अब बात करते हैं, तो इसको मैं निकाल रहा हूं। लेट दिस स्टफ बी देयर, इसको भी निकालते हैं। P2 जो है वो रिंग B के सेंटर का पॉइंट है। सेंटर पे हमने पहले देखा कि फील्ड 0 के बराबर होता है। सेंटर की डिस्टेंस जो है वो x इक्वल 0 है। x होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो तो 0 होगी, ये 0 है तो सब कुछ 0 है, तो फील्ड इज इक्वल 0। तो पॉइंट P2 पे EB जो है दैट इज इक्वल टू 0। EB तो 0 के बराबर है। अब तो पॉइंट P2 पे सिर्फ किसका फील्ड होगा, रिंग A का फील्ड, सिर्फ उसी का फील्ड होगा। तो नेट फील्ड जो होगा, नेट फील्ड एट पॉइंट 2 विल बी इक्वल टू EA। A की फील्ड है तो वही नेट फील्ड के बराबर होगा। अब तीनों केसेस में रिंग 1 की चार्ज जो है वो सेम है वैल्यू वाइज। तीनों केसेस में डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, तो फील्ड का वैल्यू सेम होगा। चार्ज भी सेम तीनों सिचुएशंस में, डिस्टेंस x भी सेम तीनों सिचुएशंस में, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा तीनों सिचुएशंस में। तो नेट फील्ड तीनों केसेस में EA के बराबर और तीनों केसेस में सेम होगा, EA ही तीनों केसेस में वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो P2 के लिए क्या बन जाएगा, 1 = 2 = 3। सिर्फ एक ही फील्ड है और वो एक फील्ड तीनों केसेस में तीनों सिचुएशंस में सेम है, तो नेट फील्ड विल बी सेम एवरीवेयर। ये रिंग भी तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहा है, तो P2 इज वेरी सिंपल, तीनों का फील्ड जो है वो सेम है। लेट्स मूव टू पॉइंट P3 देन। तो इसको भी मैं अब रिमूव कर लेता हूं। P3 में सिचुएशन 1 देख लेते हैं। दोनों पॉजिटिवली चार्जड हैं, तो दोनों का फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो रिंग A का फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर विल बी दिस वे, EA।
बी का फील्ड बी होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ये ई बी। बी का फील्ड ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू ए, क्योंकि वो नजदीक है, वहां की डिस्टेंस जो है वो कम है, वो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। और रिमेंबर r/√2 से ज्यादा है। दिस इज r/√2 विल बी समवेयर हियर, तो ये तो उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां से आगे फिर सिर्फ डिक्रीज होता है। तो P3 के लिए पहली जनरल बात जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि EB इज ग्रेटर देन EA। ओके, EB इज ग्रेटर देन EA। तो अब पहली सिचुएशन के लिए क्या बन रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल एडिशन, नेट फील्ड जो होगा वो होगा EA प्लस EB, EA प्लस EB। सो दोनों फील्ड्स का एडिशन नेट फील्ड है इन सिचुएशन A। इस वाली सिचुएशन में दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए सिंपल एडिशन। अब सिचुएशन B को कंसिडर कर लेते हैं। अब सिचुएशन B को लेते हैं, सिचुएशन 2 को। सिचुएशन 2 में दोनों नेगेटिवली चार्जड हैं, तो दोनों का फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो रिंग ए का फील्ड टुवर्ड्स द सेंटर EA, रिंग बी का फील्ड भी टुवर्ड्स द सेंटर EB। तो नेट फील्ड अगेन होगा सम ऑफ द टू, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सिंपल एडिशन EA प्लस EB, दोनों का एडिशन। अब थर्ड सिचुएशन का देख लेते हैं। एक की नेगेटिव है, दूसरे की पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले का फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर, पॉजिटिव वाले का फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ये नेगेटिव है रिंग ए, तो उसका फील्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो दिस इज EA टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि नेगेटिवली चार्जड है। और रिंग बी पॉजिटिवली चार्जड है, तो उसका फील्ड होगा अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर EB। थोड़ा मैं लंबा वेक्टर ड्रॉ कर लूंगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, EB। तो नेट फील्ड होगा इन दो का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। रिमेंबर EB का ज्यादा है, तो नेट फील्ड की वही डायरेक्शन रहेगी। वैसे डायरेक्शन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो नेट फील्ड इज इक्वल टू EB माइनस EA, EB माइनस EA। ओके, अब रैंकिंग करनी है इन तीन की। EA 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 ये तीनों केसेस में सेम, EB 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 तीनों केसेस में सेम। यहां पर दोनों का एडिशन है, यहां पर भी दोनों का एडिशन है, तो 1 और 2 आर सेम। ओके, 1 और 2 आर सेम। यहां पर सब्ट्रैक्शन है, तो यहां पर नेट फील्ड ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है। तो 1 और 2 तो सेम है एंड ग्रेटर देन 3। जहां पर एडिशन होगा वहां पर ज्यादा फील्ड होगा, जहां पर सब्ट्रैक्शन होगा वहां पर कम फील्ड होगा। तो 1 और 2 दोनों में एडिशन है, तो उन दोनों का फील्ड सेम होगा। 3 में सब्ट्रैक्शन है, तो वहां पर फील्ड कम होगा। तो 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3, 1 इक्वल्स टू ग्रेटर देन 3। इज दैट फाइन? ओके, सो इस सेशन इस बार हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसकी वहां से कोई डायग्राम नहीं है, दैट्स व्हाई यू डोंट सी एनी डायग्राम ऑन द बोर्ड। The potential energies associated with the 4 orientations of an electric dipole in an electric field are, so electric dipole electric field में है और potential चार कुछ situations हैं जहां पर पहली situation है जहां पर potential energy जो है वो -5u0 है। दूसरी situation है जहां पर potential energy -7u0 है, -7u0। और तीसरी सिचुएशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स u0 है। चौथी सिचुएशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 5 टाइम्स u0 है। तो वेर u0 इज पॉजिटिव, तो u0 खुद जो है वो पॉजिटिव है। सो दैट सिंपली मीन्स कि पहली सिचुएशन में नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी सिचुएशन में भी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, तीसरी सिचुएशन में पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है,
चौथी सिचुएशन में भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जाके रैंक द ओरिएंटेशंस अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हमें कहना है कि इन 4 सिचुएशंस में कहां पर डायपोल मोमेंट का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम कहां पर है, फिर उससे कम कहां पर है, फिर सबसे कम कहां पर है, ये हमें देखना है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहां पर कुछ बात देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए डायपोल। ये लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, जहां पर 90 डिग्री है वो रेफरेंस में यूज कर लूंगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड हमें पता है कि माइनस पीई कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा इक्वल टू 0 पे ये मिनिमम होता है माइनस पीई के बराबर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे ये 0 होता है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है प्लस पीई के बराबर, मैक्सिमम। तो ये रेफरेंस जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया वहां पर एंगल 90 डिग्री है। तो अगर डायपोल इस लाइन के अलोंग है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। इससे यहां है 90 डिग्री से कम एंगल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉस ऑफ एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। सो इस साइड से डायपोल है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, इस साइड से डायपोल है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहां से ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा। कॉस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, और वो यहां पर फिर मैक्सिमम बन जाएगा। यहां पर मिनिमम, इट इंक्रीजेस इंक्रीजेस, नेगेटिव है, नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब इट बिकम्स लेसर नेगेटिव, ओके, लेसर। सो मोस्ट नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, लेसर नेगेटिव, लेसर नेगेटिव का मतलब इंक्रीज हो रहा है। सो लेट सपोज यहां पर इट वाज -10 यूनिट्स, यहां पर आके इट बिकम्स -7 यूनिट्स, तो डिक्रीज हो इंक्रीज हुआ है। यहां पर इट बिकम्स -5 यूनिट्स, यहां पर इट बिकम्स -3 यूनिट्स, और यहां पर आके इट बिकम्स 0। फिर जाके इस साइड से पॉजिटिव, और रिमेंबर यहां पर मैक्सिमम, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मैक्सिमम, तो जितना आप यहां जाएंगे इंक्रीज होता जाएगा और फाइनली यहां पर मैक्सिमम बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव है। सो यहां पर आके सपोज इट बिकम्स 3 यूनिट्स प्लस 3 यूनिट्स, यहां पर आके इट बिकम्स +5 यूनिट्स, यहां पर आके इट बिकम्स +7 यूनिट्स, और यहां पर आके इट बिकम्स +10 यूनिट्स। तो यहां से इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव, यहां से लेसर एंड लेस। अब मैं रेफरेंस ये यूज कर लूंगा, 90 डिग्री वाला रेफरेंस यूज कर लूंगा। 90 डिग्री से जितना आप दूर होंगे, अब ये रेफरेंस है, ओके, ये मैं अब रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, मैं फिलहाल ये रेफरेंस लूंगा, बाद में हम इसके डायरेक्शन पे आएंगे। जितना आप 90 डिग्री से यहां से दूर हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव, और जितना आप इस साइड से दूर हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव। यहां पर 0, यहां से आएंगे तो मोर एंड मोर नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज हो रही है, और यहां से जाएंगे तो मोर एंड मोर पॉजिटिव। और ये सिमेट्रिकली होता है, यानी कि यहां से जितना मोर एंड मोर पॉजिटिव बन जाएगा, यहां से उतना ही मोर एंड मोर नेगेटिव, यहां से जितना मोर एंड मोर नेगेटिव बन जाएगा, यहां से उसी हिसाब से मोर एंड मोर पॉजिटिव होगा। सो अगर आपने डायपोल को यहां ले लिया थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज और यहां ले लिया थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्रीज, तो यहां जितना नेगेटिव बन जाएगा उतना ही पॉजिटिव इस साइड से बन जाएगा। यहां से ले लिया बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज और यहां से ले लिया बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, तो यहां जितना नेगेटिव बना होगा उतना ही पॉजिटिव यहां से बना होगा। और यहां से ले लिया थ्रू 90 डिग्रीज, यहां से ले लिया थ्रू 90 डिग्रीज, तो जितना यहां से नेगेटिव बना होगा उतना ही यहां से पॉजिटिव बना होगा, -10 यहां से +10 यहां से, ठीक है ना। तो जिस नेगेटिव और पॉजिटिव की फिलहाल अलग अलग बात कर लेंगे। जो ज्यादा नेगेटिव होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा दूर होगा, यानी कि ई के ज्यादा नजदीक होगा। जो लेसर नेगेटिव होगा वो 90 डिग्री के करीब होगा, यानी कि यहां से ज्यादा दूर होगा। फिर पॉजिटिव की बात कर लेंगे। जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो यहां से ज्यादा दूर होगा। जो लेसर पॉजिटिव होगा वो 90 के नजदीक होगा ऑन दिस साइड। और जहां पर इक्वल नेगेटिव और इक्वल पॉजिटिव होगा,
जितना यहां से नेगेटिव उतना ही यहां से पॉजिटिव, तो वो 90 डिग्री से इक्वली दूर होंगे। ओके, 90 डिग्री से इक्वली दूर होंगे। तो 1 और 4 को अगर आप कंपेयर कर लेंगे, जितना 1 नेगेटिव है उतना ही 4 पॉजिटिव है। तो जितना 1 इस साइड से दूर होगा फ्रॉम 90 डिग्रीज, उतना ही 4 इस साइड से दूर होगा फ्रॉम 90 डिग्रीज। इज दैट फाइन? क्योंकि जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। तो जितना 1 यहां से होगा अवे फ्रॉम 90 डिग्रीज, उतना ही ये होगा इस साइड से अवे फ्रॉम द 90 डिग्रीज। ओके, फिर जाके अगर आप इन दो को कंपेयर कर लेंगे, इन दो को कंपेयर कर लेंगे, तो ये ज्यादा नेगेटिव है, ये ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ज्यादा दूर होगा फ्रॉम 90 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्री के नजदीक होगा क्योंकि लेसर नेगेटिव है, ये 90 डिग्री से और दूर होगा क्योंकि ग्रेटर नेगेटिव है, ज्यादा 90 है। फिर अगर आप इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, 1 और 3 को कंपेयर कर लेंगे, तो पहली बात 1 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो 1 जो होगा वो इस साइड से होगा, 3 जो है वो इस साइड से होगा। लेकिन 1 इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू 3 बीइंग पॉजिटिव ऑब्वियसली, लेकिन वैल्यू के हिसाब से इसका ज्यादा है। तो दिस इज मोर नेगेटिव, दिस इज लेस पॉजिटिव। लेसर पॉजिटिव वाला 90 के नजदीक होगा, मोर नेगेटिव यहां से दूर होगा, ज्यादा दूर होगा। ओके, ज्यादा दूर होगा। इज दैट फाइन? तो अब मैं इन डायपोल्स को, 4 डायपोल्स को यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, एंड लेट्स सी कि फिर कौन क्या एंगल बना रहा है। So this is electric field E. Okay, electric field E. ये रेफरेंस में ड्रॉ कर रहा हूं 90 डिग्री वाली। यहीं से हम देखेंगे कौन कितना दूर होगा, कौन कितना नजदीक होगा। तो पहले मैं 1 को और 4 को ड्रॉ कर लूंगा, क्योंकि जितना ये नेगेटिव है उतना ही ये पॉजिटिव है। तो जितना 1 होगा ऑन दिस साइड 90 डिग्री से, उतना ही 4 होगा इस साइड से फ्रॉम द 90 डिग्रीज। तो मैं उनको पहले ड्रॉ कर लेता हूं। सो आई यूज डिफरेंट कलर्स फॉर ऑल ऑफ देम। लेट्स सपोज 1 यहां पर है, तो जितना 1 इस साइड से है 90 से, उतना ही ये इस साइड से होगा। 4 जो है इस साइड से होगा 90 डिग्री से। तो दिस विल बी समवेयर हियर। फोर यहां पर है। ओके, 4 यहां पर है। ये 4 है। कम ऑन। ये 4। चलिए 1 और 4 आ गए। अब मैं ड्रॉ कर लूंगा 2 को। ओके, 2 को ड्रॉ कर लेते हैं। आई यूज ग्रीन। 2 जो है 1 के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव है। पहली बात, नेगेटिव है तो इस साइड से होगा, लेकिन 1 के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव है, तो 1 के कंपैरिजन में ज्यादा दूर होगा फ्रॉम 90 डिग्रीज। ओके, 90 से ज्यादा। 1 यहां पर है, तो 2 जो होगा वो इससे ज्यादा दूर होगा, तो वो यहां पर कहीं होगा। तो 2 को मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा, ये 2। तो 1 से भी दूर है फ्रॉम 90 डिग्रीज। ओके, क्योंकि मोर नेगेटिव है, तो ये 2 होगा। अब मैं 3 ड्रॉ कर लूंगा। 3 इज एट, ये लेसर पॉजिटिव है 4 के कंपैरिजन में, लेसर पॉजिटिव। ओके, लेसर पॉजिटिव का मतलब ये 90 के करीब होगा। पहली बात, पॉजिटिव है तो इस साइड से होगा। दूसरी बात, इससे कम पॉजिटिव है तो इसके करीब होगा, 90 के करीब होगा। रिमेंबर, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो उतना ज्यादा दूर होगा फ्रॉम 90 डिग्रीज, और यहां पर आके फिर मैक्सिमम बन जाता है। तो ये लेसर पॉजिटिव है, तो इट विल बी क्लोजर टू 90 डिग्रीज। I'll draw it with a different color. Let me use yellow. तो ये वाला यहां पर होगा। This is third one. Third one. Okay, now ये थीटा 1 के लिए,
ये थीटा 2, ये थीटा 3, फिर ये थीटा 4। नोट कर लें 4 और 1 इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 90 डिग्रीज और 3 जो है वो करीब है। ओके 3 जो है वो करीब है। तो अगर आप 3 और 1 को कंपेयर कर लेंगे, 3 इज क्लोजर टू 90 डिग्रीज फ्रॉम इन कंपैरिजन टू 1 एंड 4, क्योंकि 1 एंड 4 इक्वली है दूर फ्रॉम 90 डिग्रीज। तो 3 इज क्लोजर टू 90 डिग्रीज इन कंपैरिजन टू 1 एंड 4। अब इस पे मैं ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये यूज करना होगा हमें। तो पहला पार्ट जो है वो रैंकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द एंगल विद डायपोल मोमेंट जो बनाएगा विद फील्ड। ओके फील्ड से आप सबसे ज्यादा एंगल 4 का है, उसके बाद 3 का है, उसके बाद 1 का है, फिर 2 का है। तो एंगल के हिसाब से अगर आप रैंकिंग कर लेंगे, जो पार्ट ए है एंगल के हिसाब से रैंकिंग कर लेंगे, तो 4 का एंगल सबसे ज्यादा, फिर 3 का एंगल, फिर जाके 1 का एंगल और फिर जाके 2 का एंगल। ओके फिर जाके 2 का एंगल। अब पार्ट बी में आपको रैंकिंग करनी है अकॉर्डिंग टू टॉर्क। अकॉर्डिंग टू टॉर्क, किसका टॉर्क ज्यादा है, किसका टॉर्क जो है वो कम है। इज दैट द केस? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ द ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल ग्रेटेस्ट फर्स्ट। हाँ टॉर्क के हिसाब से रैंकिंग करनी है। अब टॉर्क जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज इक्वल पीई साइन थीटा। ओके पीई साइन थीटा। सभी केसेस में P तो सेम है, सभी केसेस में E तो सेम है, सो थीटा विल डिसाइड इट। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज टॉर्क इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 0 इज 0। एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज साइन ऑफ 91 के बराबर है, जो मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा और किसके बराबर होगा? पीई के बराबर। साइन ऑफ थीटा मैक्सिमम 1 के बराबर, तो सिर्फ पीई बच गया। सो दिस इज मैक्सिमम हियर। 90 पे मैक्सिमम, फिर 0 पे 0 टॉर्क। 180 डिग्री पे भी 0 के बराबर, क्योंकि साइन ऑफ 180 इज 0, तो फिर से 0। तो फिर से अगर आप देखेंगे, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड दिस इज द रेफरेंस जो हम यूज कर रहे हैं अभी इसके लिए 90 डिग्री, यहां पर अगर डायपोल है तो टॉर्क मैक्सिमम है। यहां से आएंगे एंगल कम हो रहा है, टॉर्क जो है वो डिक्रीज होगा और फाइनली 0 के बराबर बन जाएगा। यहां से जाएंगे तो फिर से टॉर्क डिक्रीज होगा और यहां पर आके फाइनली 0 बन जाएगा और सिमेट्रिकली डिक्रीज होगा। जितना यहां से डिक्रीज होगा उतना ही यहां से डिक्रीज होगा। ओके अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये यहां से भी पॉजिटिव होगा, यहां से भी पॉजिटिव होगा, या यहां से नेगेटिव, साइन सेम होगी। ओके मैग्नीट्यूड के साथ हमारा गर्ज है। तो 90 पे मैक्सिमम टॉर्क, जितना आप इस साइड से जाएंगे टॉर्क उतना डिक्रीज होता जाएगा, जितना आप इस साइड से जाएंगे टॉर्क उतना डिक्रीज होता जाएगा। तो 90 के जितना करीब होगा, दोनों साइड से 90 के जितना करीब होगा उतना टॉर्क ज्यादा होगा, 90 के जितना दूर होगा उतना टॉर्क कम होगा। 90 के करीब टॉर्क ज्यादा, 90 से दूर टॉर्क कम। जरा देख लें और मुझे बताइए सबसे नजदीक कौन है 90 के? रिमेंबर 90 के करीब, 90 के नजदीक टॉर्क ज्यादा है, 90 से दूर टॉर्क कम है। 90 के सबसे नजदीक कौन है? वो 3 है, तो टॉर्क 3 का सबसे ज्यादा होगा। टॉर्क 3 का सबसे ज्यादा होगा। तो 3 का टॉर्क जो है वहीं पर मैं लिखता हूं पार्ट बी, टॉर्क की रैंकिंग। टॉर्क 3 का सबसे ज्यादा है। ओके 3 का टॉर्क सबसे ज्यादा है। फिर जाके सबसे दूर कौन है फ्रॉम 90 डिग्रीज, क्योंकि उसका टॉर्क सबसे कम होगा, जो सबसे दूर होगा, जितना दूर होगा टॉर्क कम होगा। 2 सबसे दूर है फ्रॉम 90 डिग्रीज, तो उसका टॉर्क लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो 2 का टॉर्क जो है वो सबसे कम होगा लास्ट में, तो बाकी जो बच गया वो बीच में होगा। अब 1 और 4 का कंपैरिजन। 1 और 4, पहली बात 90 से इक्वली दूर है, 90 से इक्वली दूर है, तो जितना टॉर्क 1 पे होगा उतना ही टॉर्क 4 पे होगा, तो 1 और 4 बराबर होंगे। सो 1 इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 4,
दोनों का टॉर्क सेम। लेकिन 4 जो है वो 3 से दूर है, तो 3 के कंपैरिजन में इसका टॉर्क कम होगा। रिमेंबर 3 नजदीक है 90 से तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा, 4 दूर है तो उसका टॉर्क कम होगा। तो 4 का टॉर्क जो है वो 3 से कम है, या 3 का टॉर्क 4 से ज्यादा है, तो 3 इज ग्रेटर देन 4। लेकिन 4 जो है वो 1 के बराबर है, और 1 जो है वो 2 के कंपैरिजन में 90 से नजदीक है, तो 1 का टॉर्क ज्यादा होगा क्योंकि वो 90 के करीब है इन कंपैरिजन टू 2, तो 1 का टॉर्क 2 से ज्यादा है। सो 3 ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। सो दिस इज रैंकिंग फॉर द टॉर्क। और यहां पर दिस इज रैंकिंग फॉर द पोटेंशियल, फॉर द एंगल of dipole moment with electric field, and this is the ranking for the torque, magnitude of the torque. Okay, so this was question number 7. Now let's move on to question number 8. In checkpoint 4, now checkpoints ऐसे ही questions हैं लेकिन in the middle of the chapter, तो उसके साथ चेक पॉइंट है क्या, 4 क्वेश्चन है क्या, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वी जस्ट नीड डायग्राम फ्रॉम देयर। इफ द डायपोल रोटेट्स फ्रॉम ओरिएंटेशन 1 टू ओरिएंटेशन 2, फ्रॉम ओरिएंटेशन 1 टू ये सेम डायपोल है इन 4 ओरिएंटेशंस। सो अब आपसे कहा जा रहा है इफ डायपोल रोटेट्स फ्रॉम ओरिएंटेशन 1 टू ओरिएंटेशन 2, from orientation 1 to orientation 2, is the work done on the dipole by the field positive, negative or 0? If in a stirred dipole rotates from orientation 1 to orientation 4, 1 to 4, is the work done by the field more than, less than or same as in part A? Okay. जब भी आप डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, सपोज यहां से नेगेटिव, यहां पर कहीं पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब टॉर्क हमने बार बार बात की इन क्वेश्चंस में कि टॉर्क जो आता है वो इसको अलाइन करने की कोशिश करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो इसको यहां लाने की कोशिश करेगा। सो टॉर्क इन दिस केस इज क्लॉकवाइज, टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज होगा। और अगर रोटेशन भी क्लॉकवाइज है तब वर्क डन विल बी पॉजिटिव, लेकिन अगर रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है तब वर्क डन विल बी नेगेटिव। जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, रोटेशनल मोशन में वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स के बदले में टॉर्क, डी एक्स के बदले में डी थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम होंगी तो वर्क डन पॉजिटिव, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो वर्क डन नेगेटिव। ऐसे यहां पर टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, और रोटेशन का सेंस अगर सेम हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर टॉर्क का सेंस और रोटेशन का सेंस अपोजिट होगा तब वर्क डन नेगेटिव। यानी कि टॉर्क क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन भी क्लॉकवाइज होगी तब वर्क डन पॉजिटिव। अगर टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है और रोटेशन भी काउंटर क्लॉकवाइज है तब वर्क डन फिर से पॉजिटिव। लेकिन अगर इनमें से एक क्लॉकवाइज है दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, सो यहां पर टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है, रोटेशन भी अगर क्लॉकवाइज होगी तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द फील्ड पॉजिटिव होगा। ओके, वर्क डन बाय द फील्ड पॉजिटिव होगा। तो इफ डाइपोल इज कमिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ इट इज अलाइनिंग इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अगर ये नजदीक आ रहा है, सपोज ये यहां पर था अब ये यहां आ रहा है, तो इट्स कमिंग क्लोजर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर है यहां आ रहा है, इट्स कमिंग क्लोजर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रोटेशन का सेंस और टॉर्क का सेंस सेम है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर डाइपोल मोमेंट पहले वाले केस में तो इस डायरेक्शन में है, फिर दूसरे वाले केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है। तो डाइपोल रोटेट कर रहा है फ्रॉम लाइक दिस हियर। नाउ डाइपोल मोमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स ई। ओके, यहां है अब यहां है, तो इट्स कमिंग टुवर्ड्स ई, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सो यहां से यहां तक वर्क डन बाय द फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो वर्क डन होगा, जो उसके वजह से टॉर्क हो रहा है वो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, फिर जाके अगर
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट इज लाइक दिस, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो टॉर्क जो इस पे होगा वो तो इसे यहां लाने की कोशिश करेगा, तो टॉर्क इज काउंटर क्लॉकवाइज दिस टाइम, ये इसको यहां लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर डायपोल यहां चला गया अपोजिट सेंस में, तब वर्क डन विल बी नेगेटिव। ओके, अपोजिट सेंस है, टॉर्क का काउंटर क्लॉकवाइज लेकिन रोटेशन क्लॉकवाइज, यहां ऐसे, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट सेंस में है। टॉर्क को रोटेशन अपोजिट सेंस में, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अब जरा देख लें, अब दूसरे पार्ट में रिमेंबर यहां से यहां लाना है आपने, तो वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 is say W. Remember this one is positive. So पार्ट ए का आंसर तो आ गया, वर्क डन इज पॉजिटिव। अब पार्ट बी को हमने देखना है। पार्ट बी में आप ले रहे हैं डायपोल को फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 यहां पर ला रहे हैं, और यहां पर डायपोल मूवमेंट की ये डायरेक्शन। तो वर्क डन को मैं ब्रेक कर सकता हूं, आई कैन राइट इट एज 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 4। अब 1 to 2 तो वही W है जो ऊपर था, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस अब ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, इसको मैं फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक। यहां से लेके यहां तक जब डायपोल आएगा तो बताइए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो फील्ड की तरफ आ रही है कि उससे दूर जा रही है? यहां पर है, अब यहां पर आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके तरफ आ रही है, तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इस वाले पार्ट में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब इस वाले पार्ट में रिमेंबर डायपोल मोमेंट, टॉर्क जो है वो डायपोल मोमेंट को यहां लाना चाहेगा टुवर्ड्स द फील्ड, लेकिन ये जा रहा है अवे फ्रॉम द फील्ड, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो यहां पर वर्क डन जो होगा नेगेटिव होगा। अब सिंस सिमेट्री है, यहां पर भी थीटा से ही आ रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर थीटा से ही जा रहा है अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट सिमेट्री इज देयर। तो यहां से यहां तक जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव वर्क यहां से यहां होगा, तो दे विल बैलेंस आउट। तो 2 से लेके 4 तक वर्क डन जो होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव यहां पर उतना ही नेगेटिव यहां पर, तो 2 to 4 वर्क डन इज 0, तो ये 0 के बराबर। तो वर्क डन फ्रॉम 1 to, let me erase it now, work done from 1 to 4 is equal to W. Remember 1 to 2 आपने लाया तो वर्क डन इज W, 1 to 2 लाया वर्क डन इज W, 1 to 4 लाया वर्क डन इज स्टिल W। उसमें मसला क्या हुआ, रीजन क्या है, यहां से यहां तक जितना पॉजिटिव है उतना ही यहां से यहां तक नेगेटिव है, तो इस पार्ट का तो टोटल वर्क डन 0 है, तो सिर्फ वो वाला पार्ट बच जाएगा। सो पार्ट बी का आंसर क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम 1 to 4 इज सेम एज दैट फ्रॉम 1 to 2। इज दैट फाइन?